सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में भारतीय संविधान से मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उसी को हम आगे करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी यह प्रैक्टिस क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई। इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान की नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए थे, 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 जो है हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। संविधान का जो प्रारूप पूरा हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। यह एक ही प्रश्न कितनी बार घुमा घुमा कर पूछा गया है, इसलिए यह परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। समग्र रूप से भारतीय संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वह सर BN राव जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सलाहकार
माने जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है कि भारतीय संविधान की जो रचना के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्थायी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है कि पृथकता का खतरा। क्या है? पृथकता का खतरा जो है संघीय के प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। अगला प्रश्न है सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदनीय पद्धति अनिवार्य लक्षण है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो वह है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली जो है द्विसदनीय पद्धति का एक अनिवार्य अंग है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो समाजवादी राज्य की विशिष्टता मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत एक लोकतंत्र है। क्या है? भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि अब न राजतंत्र रहा है न कुलीन तंत्र। भारत एक जो है लोकतंत्र बन चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम जो है वो मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 42वें संविधान संशोधन 1976 को 42 मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की धारणा अपनाई गई थी। तो भारत में जो एकल नागरिकता की जो धारणा अपनाई गई थी वो इंग्लैंड से अपनाई गई थी। और किससे? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है
कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है वह संघीय सरकार की विशेषता है। किसकी? दोहरी नागरिकता है जो संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार की जो विशेषता है वो कनाडा से अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद हैं। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का सही तरीका है। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का सही तरीका है पंजीकरण। किससे? भारतीय नागरिकता हम जो है पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करने का तरीका है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का जो तरीका है वो है वंचित करने पर। मूल अधिकार जो है विविध के तहत समता है। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का जो तरीका है वह पंजीकरण के माध्यम से है, और भारतीय नागरिकता का अंत करने का जो तरीका है वो वंचित करने पर है। मूल अधिकार विधि के तहत समता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद निकट जो है वह कनाडा के किसके हैं? भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा के निकट है। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की भाषा को लिया गया था। संविधान जो है संविधान की प्रस्तावना जो अमेरिका से ली गई थी, और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो जो संघीय प्रणाली ली है वो कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो संघीय योजना जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के
प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो विधि का शासन जो लिया गया था वो ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? जो विधि के जो शासन की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के जो संविधान का निर्माता है वो B.R. अम्बेडकर जी को भारत संविधान का निर्माता माना जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। V.N. राव जी को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कोई भी सही नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये हैं संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली है। कौन सी? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारे जो संविधान की जो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो USA से ली गई है। तो इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि USA अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान जो है भारत का ही माना जाता है और सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। तो वह कर सकती है जम्मू कश्मीर की सरकार। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। तो वह कर सकती है एक जम्मू कश्मीर।
अगला प्रश्न है कि संघ सूची में कितनी मदें हैं। संघ सूची में 97 मदें हैं। कितनी हैं? संघ सूची में 97 मदें हैं। अब यह बढ़कर के 97 न रह करके अब यह 100 हो गई हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानीय सरकार आधार है। स्थानीय सरकार आधार है तो वह लोकतंत्र का आधार है। किसका? स्थानीय सरकार जो है लोकतंत्र का आधार है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी